इन दो मुद्दों पर बीजेपी नेताओं के और उसमें भी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लंबे लंबे भाषणों के बावजूद बीजेपी विपक्ष को झुका नहीं पाई। आज संसद परिसर में राहुल गांधी ने इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वो खुश हैं कि सरकार की धज्जियां उड़ गई हैं। आइए जरा पर धज्जियां उड़ गई। और आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन की रिव्यू मीटिंग भी की है और मीटिंग में सदन में चल रही कार्यवाही और संसद में जो कुछ चल रहा है और उसके बाहर क्या कुछ करना है, इन सब पर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर चर्चा राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ की और मोदी सरकार को कैसे और किन मुद्दों पर घेरा जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में हुई हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी और एसआईआर पर प्रदर्शन किया है, उसका असर सत्ता पक्ष पर साफ दिख रहा है। अमित शाह हड़बड़ाए हुए हैं और यह संसद भवन में उनको देखकर भी लगा। वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देखने पर भी लगता है कि हमारा मुद्दा कामयाब रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान काफी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि बिहार हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त रहेंगे, लेकिन कांग्रेस सांसदों में तो राहुल गांधी अलग ही जोश भर रहे हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर बात करके हम देश को दिखा सकते हैं कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम बिना लड़े भी काम कर सकते हैं, जिसमें कोई ब्लेम गेम यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलेगा और वास्तविक समस्या के वास्तविक समाधान की बात की जाएगी। पत्रकारों को इस बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा ये भी सुनें। जब राहुल गांधी ये बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से काफी कम लोग बैठे थे, लेकिन किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से वो बैठे थे और वो जिस तरह राहुल गांधी की बात पर सिर हिला रहे थे, उससे लग रहा था कि वो भी इस बात से सहमत हैं। आइए देखिए जरा। Let me just kindly make it brief. So I think this is an issue where, you know, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament. And we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को साफ साफ कि ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल कर चुकी ये मामला, प्रदूषण का मामला बहुत गंभीर है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके लंग्स खराब हो रहे हैं और एक
आबादी जो है वो इससे प्रभावित है और इसके लिए हमको आपको यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और इस पर सहमति जताते हुए किरण रिजिजू नजर आए, क्योंकि वहां और भी जो दूसरे वरिष्ठ नेता होने चाहिए वो नहीं थे। संसद का यह हाल था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस बात पर उनका साथ दिया है कि प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार यानी मोदी सरकार और विपक्ष को मिलकर फौरन कदम उठाने चाहिए। आइए जरा सुनते हैं। तो यहां अपने भाई का और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साथ देती हुई प्रियंका गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी से दिल्ली की कुछ महिलाओं ने मुलाकात कर अनुरोध किया था, आग्रह किया था कि प्रदूषण का मुद्दा वो सदन में उठाएं, और राहुल गांधी ने आज उनसे किया हुआ वादा पूरा किया। यानी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का वादा पूरा नहीं कर रही है और वोट चोरी के गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की बात को नकार रही है। तो अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नई रणनीति बना ली है। रणनीति का पहला चरण जो है, पहला कदम वो है 14 तारीख यानी परसों रविवार को सीधे रामलीला मैदान से हुंकार भरना। रामलीला मैदान में एक महा रैली करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इसके लिए लोगों से आह्वान किया है कि वो इस रैली में शामिल हों। अब कल और परसों यानी शनिवार और रविवार संसद सत्र तो नहीं है, लेकिन सीधे रविवार को उधर सीधे सोमवार को संसद लगेगी, मगर उससे पहले यानी रविवार को कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ महारैली भी होगी। तो किस तरह सरकार की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में है राहुल गांधी, और कैसे यहां जो संसद के अंदर दो गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, एक वंदे मातरम पर और दूसरी चर्चा एसआईआर जिसका नाम चुनाव सुधार दिया गया, इन दोनों मसलों पे कैसे संसद के अंदर घिरी हुई सरकार दिखाई दी, मोदी सरकार दिखाई दी। बचाव करते हुए नजर आए अमित शाह। एक भाषण सिर्फ देने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अमित शाह जब भाषण देने आए तो वो अपशब्द यानी गाली का भी इस्तेमाल कर बैठे और कांप रहे थे, धज्जियां उड़ गई, ये सारी बातें कह रहे थे इन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने। तो कैसे ये पूरा का पूरा सप्ताह बीता है और वो भी संसद के अंदर, और कैसे आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं संसद के बाहर, आइए इस पे चर्चा करते हैं। और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शकील अख्तर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और सुनील शुक्ला जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। यहां पर धज्जियां उड़ गई और आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन की रिव्यू मीटिंग भी की है, और मीटिंग में सदन में चल रही कार्यवाही और संसद में जो कुछ चल रहा है और उसके बाहर क्या कुछ करना, इन सब पर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर चर्चा राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ की, और मोदी सरकार को कैसे और किन मुद्दों पर घेरा जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में हुई हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी अलग ही जोश भर रहे हैं। Everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done. सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। इस कांग्रेस पार्टी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने इसके लिए लोगों से आह्वान किया है कि वो इस रैली में शामिल हों। अब कल और परसों यानी शनिवार और रविवार संसद सत्र तो नहीं है, लेकिन सीधे रविवार को उधर सीधे सोमवार को संसद लगेगी, मगर उससे पहले आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा जो वंदे मातरम का था, उस मुद्दे को तो सरकार खुद लेकर आई थी। दूसरा एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चाहता था कि उस पर चर्चा हो, लेकिन दोनों मुद्दों को अगर देखा जाए गंभीरता के साथ, तो क्या यहां पर सरकार के हाथ कुछ लगा? जेपी नड्डा साहब तो कह रहे थे कि राष्ट्रगान बदल देना चाहिए, राष्ट्रगान की तरह, मतलब यानी जनगण मन की जगह वंदे मातरम को लाना चाहिए। वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, नड्डा साहब कह रहे थे। तो यहां पर, और अगर बंकिम चंद्र चटर्जी को लाकर और वंदे मातरम को लाकर आप पश्चिम बंगाल को साधना चाहते थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ बेनिफिट गेन करना चाहते थे, तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जिसकी घोषणा अभी होने में
महीने 2 महीने का वक्त है, और उसमें उससे पहले कुछ मिला नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को, और उसके बाद चुनाव सुधार के नाम पर जो चर्चा जो करवाई गई, इस चर्चा से ये मिल पाया, ये इस देश की जनता को सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, खासकर बीजेपी ये बता पाई कि सचमुच वोट की चोरी हम नहीं करते हैं। नेहरू जी का नाम लेना, इंदिरा जी का नाम लेना, सोनिया जी का नाम लेना या राजीव गांधी का नाम लेकर क्या यहां अमित शाह ये बता पाए कि वोट चोर हम नहीं, ये हैं? राजीव जी एक तो जेपी नड्डा साहब जो हैं उन्होंने कहा, मतलब जिस तरीके से कि भाई राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं मिला और राष्ट्रगान बदल देना चाहिए। दरअसल वो कहना चाहते थे कि अमित शाह जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, इसलिए मोदी जी को बदल देना चाहिए, शायद वो ये कहना चाहते थे। तो लेकिन वो गलती से जो था वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान उनके मुख से निकल गया। तो बहरहाल गलती हो गई, तो उसके लिए वो गलती मान ली जाए उनकी, नड्डा साहब की। नड्डा साहब कहना यही चाहते थे। राजीव जी, इन 2 खास मसलों पे, एक तो वंदे मातरम पे और दूसरा चुनाव सुधार के मसले पे, मुझे लगता है कि सरकार के हाथ तो राजीव जी कुछ नहीं आया सरकार के हाथ में, बल्कि जो था वो और निकल गया। खाली हाथ एकदम सरकार दिखाई पड़ी। और पिछले राजीव जी 12 वर्षों, मतलब लगभग होने को आए, इन 12 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि इतनी अधिक बेबसी जो है मोदी जी की और उनकी सरकार की देखने को मिली हो जितनी इस सत्र में देखने को मिली। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने सरकार को बेनकाब कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरीके से बेनकाब भी कर दिया। लेकिन ये सरकार जो है राजीव जी, वो खुद अपने आप को शायद बेनकाब कराने पे इस बार तुली हुई थी। पता नहीं क्या मसला है और क्यों इस तरीके से रणनीति तैयार की। अब अमित शाह जी बहुत बढ़िया चाणक्य समझे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब लेकिन राजीव जी, लोकसभा तो जो वो ईडी और सीबीआई से नहीं चल सकती ना, और वो भी तब जब आप 240 की संख्या में हैं। तो ईडी और सीबीआई के दम पे तो चाणक्य कोई भी बन सकता है, लेकिन लोकसभा नहीं चल सकती ईडी और सीबीआई से। तो लोकसभा को तो चलाने के लिए बहुत कायदे का गृह मंत्री, बहुत कायदे का संसदीय कार्य मंत्री चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी कि दोनों मंत्री जो हैं इस मामले में बुरी तरीके से फेल साबित हुए, कि संसदीय कार्य मंत्री भी और गृह मंत्री भी दोनों जो हैं वो बुरी तरीके से फेल साबित हुए। हो सकता है मोदी जी अब इनको बदल भी दें कि भाई ये किसी काम के नहीं रहे दोनों, इनको बदला जाए। अब ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद फिर नड्डा साहब फिर कहने लग जाएंगे। अगर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि अमित शाह जी जिस के हकदार थे वो नहीं हुआ, तो ये नड्डा जी जाने वो किसको कहना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, जो आपने बंगाल को लेकर सवाल उठाया कि भाई आप वंदे मातरम के जरिए आप बंगाल में जाना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, एक तो राजीव जी मैंने जैसे कल भी कहा था कि ये डिवाइडर इन चीफ जो हैं ये बंगाल को बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बंगाल की आत्मा में बंकिम बाबू और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों बसते हैं। और कल भी मैंने कहा था राजीव जी कि पश्चिम या पूर्वी बंगाल जो होता था एक समय में पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ उर्दू थोपी गई, राष्ट्रभाषा जब बनाई गई और उसके बाद उसको भी बर्दाश्त कर लिया गया। लेकिन जब रविंद्र संगीत पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद विद्रोह हो गया और पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। तो अगर मोदी जी ये सोचते हो, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान करके और बंकिम बाबू की आड़ में छिपकर आप अगर बंगाल फतेह करना चाहते हैं, तो ये सपने कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की रणनीति कौन तैयार कर रहा है। अरे कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पूछ लिया होता सपने में कि इस मसले पर हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। क्या कभी सुना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का इस तरीके से विरोध किया हो जिस तरीके से जेपी नड्डा कर रहे थे? नहीं कर सकते। तो ये राजीव जी, इनको समझने की आवश्यकता थी, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। रही सही कसर जो इनके और सांसद सब पूरा कर दें। एक तो मोदी जी ने ही रही सही कसर जो थी वो मतलब कर दिया कि बंकिम दा, अब उसको लेकर सौगत राय ने सवाल उठा दिया। तो अब जो है वो हालांकि मोदी जी ने उसको ठीक किया, लेकिन अब वो सिगरेट ले आई गई कि अच्छा तुमने बंकिम दा पे टोका क्यों, तो अब सिगरेट से निपटो। अब सौगत राय के लिए सिगरेट ले आई गई, साहब ये सिगरेट पी रहे थे। तो इन टोटकों से राजीव जी काम चलने वाला नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। दिनेश शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, अब सांसद भी हैं। अब वो राजीव जी बंगाल की गांधी बूढ़ी कही जाती हैं मातंगनी हाजरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और तिरंगा लेकर हाथ में जो है वंदे मातरम गाती हुई उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, उनका बहुत सम्मान है।
मतलब बंगाल की बूढ़ी गांधी कही जाती हैं। अब उनका नाम जिस तरीके से दिनेश शर्मा ने लिया, कभी माता गानी, कभी माता हजारी, कभी हजारा, जाने क्या क्या उन्होंने नाम लिया। अब उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत तगड़ा हमला बोला है कि ये हमारे जो नायक हैं उनका नाम भी ठीक से नहीं ले सकते, ये सम्मान क्या करेंगे ये बाहरी लोग जो हैं। तो राजीव जी ये मतलब आपको अब इनके पास क्या कोई बंगाल का आदमी नहीं था जिसको ये खड़ा करते मातंगनी हाजरा का नाम लेने के लिए, जो दिनेश शर्मा से आप कहलवा रहे हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे सत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसमें बहुत जो थे छेद वो दिखाई पड़े। अब अमित शाह जी भले ही अपना सिर कितना खुजला लें, लेकिन चूक हो गई सो हो गई, आपके हाथ से चीज़ निकल चुकी। आप बुरी तरीके से इस पूरे संसद सत्र में फेल हुए हैं। पहले तो आपकी जो योजना थी कि संसद चलने नहीं देंगे, उसमें आप विफल हुए, क्योंकि आपको लगा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो आपको और ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसमें आप रहे। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको जो लगता है कि ये इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैक फुट पर सरकार नजर आई, और किसी भी तरीके से इनको अब बंगाल में कोई फ़ायदा होने की बात ही नहीं है, बल्कि नुकसान और ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ अवश्य है, चुनाव आयोग के जरिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर पर अमित शाह जी ने जवाब दिए, उससे राजीव जी बिल्कुल ये अमित शाह जी ने मोहर लगाने का काम किया कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की दुर्भिसंधि है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी का टूल बना लिया है। इसको अमित शाह जी एक तरीके से कहा जाए उस पर मोहर लगाते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिए, अगर ऐसा नहीं था तो हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था राहुल गांधी का, कि हाँ हम बहस करने को तैयार हैं, करना चाहिए था। नहीं किया स्वीकार राहुल गांधी का चैलेंज, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप कीजिए बहस मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो अमित शाह चैलेंज नहीं ले पाए। तो राजीव जी जो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष भी हैं, वो राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए, जबकि पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए और हिम्मत दिखाइए। तो ये राजीव जी देखने को आया। आज भी राजीव जी जिस तरीके से राहुल गांधी ने कितने गंभीर मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बात रखी, और ये कहा कि हमको राजनीति से ऊपर उठकर ये एक आम आदमी का मसला है और शहरों के मुताबिक जो है अलग अलग योजना बने, और योजना सरकार को बनानी है। हमसे जो सहयोग हो सकता है विपक्ष से वो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन योजना आपको बनानी, इस पर चर्चा हो। अब इसका जवाब जब किरण रिजिजू साहब दे रहे थे राजीव जी, आप देखिए गंभीरता इस सरकार की, मतलब ये कितने ज़्यादा हर मसले को राजनीति के नज़रिए से ही तोलते हैं। और ये मालूम पड़ जाए कि साहब विपक्ष के नेता ने कोई अच्छा सुझाव दिया है तो उस पर भी चर्चा की जाए। अब वो कह रहे हैं कि साहब नेता विपक्ष जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात को रख सकते हैं, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ तय हो जाएगा। अरे भाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब होगा तब होगा। ये मसला इतना गंभीर है, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार आपकी कान खिंचाई कर रहा है, कह रहा है कि हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो आप इस पर चर्चा करने के लिए यही सदन में तैयार क्यों नहीं है? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप स्पीकर की अनुमति से आप कह सकते थे यहाँ सब ठीक है, इस पर चर्चा कर ली जाए, और नेता विपक्ष के अगर कुछ सुझाव होते हैं और हम भी अपनी तरफ से सुझाव रखेंगे, आप ये बात कह सकते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है वो अपनी बात रख दे, फिर वहाँ तय हो जाएगा। इतने गंभीर मसले पर भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले तय होगा, तब 10 दिन बाद समय तय आएगा। यानी इस सत्र में बात नहीं होगी, ये अब जाएगा उसमें बजट सत्र में। तो इतने गंभीर मसले पे, यानी एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि ये सरकार ना तो जनता के सवालों पर गंभीर है, ना ये विपक्ष के सवालों पर गंभीर है, ना संसद के प्रति उत्तरदायी है। और इनके लिए नारा बन जाना चाहिए कि अब की बार गायब सरकार, चूंकि हर मामले पर गायब रहते हैं। और जहां राजीव जी सरकार का कर्तव्य की बात आती है, वहां तो मोदी जी एकदम गायब हो जाते हैं। अब संसद का सत्र चल रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी विदेश यात्रा पर चल दिए हैं, मतलब चल देंगे, जा रहे हैं।